जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पास घटना चक्र की ग्राम समाज एवं विकास की बुक है। ये आपका विशेष करके यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए प्रकाशित की गई थी। इस वीडियो में हम इसी बुक से केंद्र व राज्य सरकार, विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, 150 महत्वपूर्ण योजनाएं, 150 महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम कराने वाले हैं। हम आपको पूरा एक ही वीडियो में करवाएंगे। आपका वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। और यहां से आपका 3 से 4 प्रश्न आपका पक्का आएगा यूपी लेखपाल एग्जाम में। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आज का। और इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। हम सेट वाइज लगातार करवाते जा रहे हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित भी सीरीज शुरू की है। उसका भी मैंने 6 सेट तक कंप्लीट कराया है और उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, वहां हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग मेरे पास ये केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। केंद्र व राज्य सरकार, विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार की जो गांव के विकास से संबंधित योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उस पर आज का वीडियो आधारित है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं और भी कई सारी योजनाएं हम लोग पूरा आपका देख सकते हैं, पॉइंट वाइज दे रखा है। पूरा हम लोग डिटेल में देखते हुए चलेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो पहली योजना है आपकी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। देखिए, यह परियोजना आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021, आप लोग डेट ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है, 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, उन्होंने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की यात्रा की। ठीक है, और आपका ये कानपुर मेट्रो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर में विस्तारित है। देखिए, पूछा जाए कि कानपुर मेट्रो रेल कहां से कहां तक विस्तारित है, कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कानपुर मेट्रो रेल जो है आपका आईआईटी कानपुर से मोती झील तक, कहां तक? आईआईटी कानपुर से मोती झील तक कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर। किलोमीटर पूछे तो 9 किलोमीटर तक विस्तारित है। ठीक है, उन्होंने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया था। बीना पनकी, ठीक है, बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया था। और आपका पाइपलाइन का विस्तार मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर में पनकी तक है। अगर पूछा जाए ये आपका पाइपलाइन का विस्तार कहां से कहां तक है, तो मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर में पनकी तक है। ठीक है, और पाइपलाइन के से क्षेत्रवासियों को बीना रिफाइनरी के पेट्रोलियम उत्पादों तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है, अगला आपका कार्यक्रम है आपका प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? आपका 23 दिसंबर 2021 को किया गया। आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, फूड पार्क करखिया, वाराणसी एवं बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। कब? 23 दिसंबर 2021 को रखी। और आपका इसमें आपका 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी, कितना एकड़ भूमि में डेयरी फैला है? 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कितने? 475 करोड़ रुपए आपका लागत लगेगा। और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी, प्रोसेसिंग की सुविधा होगी। कितने लाख लीटर दूध की? 5 लाख लीटर। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल रूप से अंतरित किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दूध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र रामनगर वाराणसी के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। कहां? रामनगर में, वाराणसी में। ठीक है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो मतलब बीएसआई द्वारा विकसित एक पोर्टल और लोगो लॉन्च किया जो दूध उत्पादों
की अनुपालन मूल्यांकन योजना के प्रति समर्पित हैं। और इसके अलावा जमीनी स्तर पर भूमि के मालिकाना अधिकार से संबंधित समस्याओं में कमी लाने के एक अन्य प्रयास में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी को वर्चुअल तौर पर वितरित किया, वर्चुअल तौर पर। ठीक है, अब हम इसके अलावा आपका इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। कितना? 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगली आपका है योजना प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या योजनाओं का शुभारंभ किया गया है इस जगह पर। तो देखिए 21 दिसंबर 2021 को आपका दौरा हुआ। 21 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया और महिलाओं को विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों SHG के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की, जिससे SHG की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा। मतलब स्वयं सहायता समूहों की कितनी लाख? 16 लाख महिला सदस्यों को सहायता मिलेगा। 1000 करोड़ रुपए की धनराशि इनके लिए दी गई। कितनी? मतलब 16 लाख महिला सदस्यों। कौन? स्वयं सहायता समूहों के लिए। ठीक है, और ये आपका धनराशि का यह हस्तांतरण जो है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के तहत आपका किया जा रहा है। ठीक है, विगत 80,000 आपका SHG सामुदायिक जो है आपका निवेश कोष CIF के अंतर्गत आपका जो है 1.10 लाख रुपए प्रति SHG और 60,000 SHG चक्रीय निधि रिवाइलिंग फंड के रूप में 15,000 रुपए प्रति SHG प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और इस कार्यक्रम में आपका प्रधानमंत्री ने 20,000 व्यवसाय प्रतिनिधि सखियों, मतलब BC सखियां इन्हें बोला जाता है। ठीक है, के खातों में पहले महीने के मानदेय के रूप में 4,000 रुपए हस्तांतरित करके BC सखियों को प्रोत्साहन प्रदान किया। ठीक है, और कार्यक्रम के दौरान जो है आपका प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने पूरक पोषण निर्माण की 202 इकाइयों की आधारशिला रखी। और आपका है अगला है गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए ये आपका 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। देखिए डेट आप लोग याद रखिएगा कब आधारशिला रखी थी और आपका किस जगह? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। ठीक है, और कुल आपका 594 किलोमीटर की लंबाई वाला 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। कितना है? 594 किलोमीटर भी आप लोग याद रखिएगा। एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे कितना है? 594 किलोमीटर की लंबाई वाला आपका 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से बनाया जाएगा ये। और आपका ये जो है मेरठ के बिजौली गांव के निकट से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव के निकट तक जाएगा। देखिए मेरठ के बिजौली से शुरू होकर आपका प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव के निकट तक जाएगा। कहां से कहां तक? याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। और यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? नाम यहां पर याद रखिएगा जगह का, कौन कौन से जिले से होकर गुजरेगा। और ऑप्शन में दे देता है ये कि किस किस जिले से होकर गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, ये सब देता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। और आपका काम पूरा होने पर यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। याद रखिएगा राज्य का, उत्तर प्रदेश का, ये पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए
3.5 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। कहां पर? शाहजहांपुर में। अगर पूछा जाए हवाई पट्टी कहां बनाई जाएगी इस एक्सप्रेसवे में, तो आप बताएंगे शाहजहांपुर में। ठीक है। वायुसेना का कितना किलोमीटर है? 3.5 किलोमीटर है। वायुसेना के विमानों के लिए जो इमरजेंसी लैंडिंग है उसके लिए 3.5 किलोमीटर की आपका हवाई पट्टी बनाई जाएगी। कहां पर? शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। अब हम लोग अगला यहां पर देखते हैं योजना। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13-14 दिसंबर 2021 को वाराणसी के दौरे पर रहे थे। ठीक है, 13 से 14 दिसंबर 2021 को उन्होंने लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया। परियोजना के तहत परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया गया। ये भवन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिनमें शामिल है यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, दर्शक दीर्घा, फूड कोर्ट आदि। ये सब सुविधाएं वहां पर मिलेंगी आपको। और आपका यह परियोजना जो है अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि पहले संबंधित परिसर तत्कालीन 3000 वर्ग फीट तक ही सीमित था। अगला हम लोग देखते हैं आपका सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ठीक है, ये आपका 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। कब किया? 11 दिसंबर 2021 को आपका किस जगह? उत्तर प्रदेश के किस जिले? बलरामपुर से उद्घाटन किया सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। ठीक है। वर्ष 1978 में परियोजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतर विभागीय समन्वय और समुचित निगरानी के अभाव में आपका परियोजना टलती गई तथा लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थी। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप आपका वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। कि देखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया 2016 में। किस योजना को? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को। ठीक है। तथा इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत जो है आपका 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। ठीक है। और आपका ये परियोजना में 5 नदियों, कौन कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। देखिए, पूछेगा कितनी नदियों को क्वेश्चन में, तो आप लोग 5 नदियां, ऑप्शन भी दे देगा कि नदी का नाम दे देगा और ये भी दे देगा कि इनमें से कौन सी नदी आपका सरयू नहर परियोजना के तहत नहीं आती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग नदियों का नाम भी यहां पर ध्यान रखिएगा। 5 नदियां कौन कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, रामगंगा और रोहिणी। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसी के तहत आपका अगला पॉइंट है इस परियोजना के तहत। परियोजना से आपका 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कितना? 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों को यहां पर सुविधा सुनिश्चित होगी सिंचाई की। तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों, कौन कौन से? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। 9 जिलों को लाभ मिलेगा। पूछा जाए कितने जिलों? तो 9 जिलों। कौन कौन से हैं आपका? याद रखिएगा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। और आपका अगला है आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को जेवर कहां पड़ता है आपका? गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। ठीक है। कब? 25 नवंबर 2021 को। डेट आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा एकदम। जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NIA की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 5 हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश में आपका देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं? 5 आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इतना जरूर कमेंट करिएगा।
और ये देखिए आपका इसके तहत अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में या दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव की कम करने में मदद मिलेगी, दबाव कम करने में, ठीक है। यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जहां उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। उत्सर्जन जो है आपका शून्य रूप से शुद्ध होगा, यहां पर शुद्ध रूप से आपका शून्य होगा उत्सर्जन। और आपका हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास जो है 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है और यह 1300 हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैला है यह हवाई अड्डा। कितना? 1300 हेक्टेयर। और आपका पहले चरण की विकास लागत कितने रुपए है आपका? ये 10,050 करोड़ रुपए, याद रखिएगा आप लोग। आपका अगला योजना है आपका आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। यह आपका 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। कब? 3 दिसंबर 2021 को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 3% वार्षिक उपादान 7 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान करने के साथ साथ 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की गारंटी की सुविधा प्रदान किया जाएगा। इसमें बैंक ऋण की गारंटी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर समेकित रूप से 1220.92 करोड़ रुपए का व्यय भार संभावित है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश मैत्र भूमि योजना। इस योजना को आपका 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदित कर दिया। यह आपका कब? 10 नवंबर 2021 को, याद रखिएगा। और आपका उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के विभिन्न शहरों व विदेशों में कार्यरत हैं। ग्राम में निवासरत व बाहर गए सुविधा संपन्न लोग अपने गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित स्तर का सहयोग और योगदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बारे में अगली पॉइंट है इस योजना के बारे में, यदि कोई व्यक्ति निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायती राज अधिनियम 1947 में प्रावधानित कार्यों को करना चाहता है, करना चाहते हैं और कार्य की लागत की 60% धनराशि वहन करने इच्छुक हैं, तो शेष 40% धनराशि की व्यवस्था जो है आपका राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अगर कोई इंटरेस्ट है इसमें कार्य करने के लिए तो 60% अगर वहन करना चाहते हैं वो, तो इसमें आप कर सकते हैं। और 40% बाकी जो है आपका राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। और इस योजना के बारे में अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति बनाई जाएगी। गवर्निंग काउंसिल के में मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री जो है उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे भाई? तो मुख्यमंत्री जो है अध्यक्ष होंगे और पंचायती राज मंत्री जो है आपका उपाध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा इस चीज को। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा। सोसाइटी का राज्य स्तर पर स्क्रो बैंक अकाउंट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसाइटी के अंतर्गत अलग से बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। और आपका सोसाइटी को 100 करोड़ की कॉर्पस फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा। आपका अगला यहां पर देखते हैं योजना आपका उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संशोधन किया गया। आपका कब? 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु तो उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्व
करने 30 वर्ष पूर्ण मतलब 30 वर्ष पूरा करने पर लगभग 5,448 अधिवक्ताओं को 1.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 की धारा 13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, ताकि आपका 5,448 जो अधिवक्ता हैं उनको आपका 1.5 से 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने के लिए आपका ये उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम जो है आपका इसमें 1974 की धारा 13 में संशोधन किया गया, याद रखिएगा इस चीज को। आपका अगला है आपका ये प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को स्वीकृति। देखिए कब मिली, 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है और साथ ही समय समय पर भविष्य में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के अंतर्गत किसी भी संशोधन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। इस योजना से राज्य सरकार पर प्राथमिक रूप से 3,000 करोड़ रुपए का व्यवहार संभावित है। अब इसके बारे में हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहां पर है आपका मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन से प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ITI तथा सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल युवा वर्ग तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जाने हेतु तो टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाने की एक अभिनव योजना है। ये कौन सी योजना भाई, कौन सी योजना आपका, इसका नाम है आपका प्रदेश में युवाओं को तकनीकी सशक्त हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना। कौन सी योजना, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना। अब अगला हम लोग देखते हैं योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। देखिए ये आपका 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की और यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी। याद रखिएगा अवधि इसका कब, 21-22 से 25-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी आपका। और इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा आपका, ठीक है। और यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सभी स्कूली बच्चों को आमंत्रित करेगी, ठीक है। कि ये आपका केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखिएगा। और आपका इस योजना से देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। और यह योजना पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, मतलब मिड डे मील का स्थान ले लेगी ये योजना। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। और आपका प्राथमिक कक्षाओं हेतु आपका प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। और आपका वित्तीय परिव्यय इसका हम लोग देख लेते हैं। इस योजना का वित्तीय परिव्यय जो है आपका, इस योजना हेतु आपका वित्तीय परिव्यय निम्नवत है। आपका केंद्र सरकार का व्यय आपका 54,061.73 करोड़ रुपए आपका व्यय है आपका केंद्र सरकार का इसमें, क्योंकि केंद्र प्रायोजित। और देखिए ये आपका केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन आपका यहाँ पर राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जो व्यय है आपका 31,733.17 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। और खादानों पर केंद्र सरकार का अतिरिक्त व्यय आपका 45,000 करोड़ रुपए है। और कुल व्यय मिलाकर कितना हुआ आपका 1,30,794.90 करोड़ रुपए। याद रखिएगा धनराशि को, इंपॉर्टेंट है। और आपका अगला इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए ये आपका 27 सितंबर 2021 को, कब 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। विवरण आपका इसका जनधन आधार एवं मोबाइल और सरकार की अन्य डिजिटल पहलों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को संभव बनाया है। इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड
तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। और मिशन के घटक क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए मिशन के घटक जो है आपका स्वास्थ्य आईडी, आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य आईडी दी जाएगी, मतलब हेल्थ आईडी शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगी, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। और एक और इसके बारे में पॉइंट कुछ देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्टर, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, आपका देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न सभी पेशेवर का यह एक व्यापक संग्राहक रिपोजिटरी है। इस रजिस्ट्री में नामांकन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को भारत के डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र से जोड़ने में सक्षम बनाएगा। और आपका स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री HFR हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का एक व्यापक संग्राहक है। ठीक है, इसमें अस्पताल, क्लिनिक, नैदानिक प्रयोगशालाएं एवं इमेजिंग सेंटर इत्यादि सहित सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं। और आपका निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली में देखते हैं क्या है इसके तहत। आपका निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली मतलब PHR पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये। ठीक है, यह राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त अंतर संक्रियता मानकों इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। और आपका इसे जो है आपका विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि इसमें निहित सूचनाएं उस व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में ही रहती हैं। अब हम लोग ना यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की पूर्व की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, यूपी की एग्जाम देने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर है आपका पहला इसमें सबला योजना। सबला योजना का शुभारंभ जो है 22 फरवरी 2011 को किया गया। डेट एकदम याद रखिएगा, डेट और ईयर भी। ठीक है, 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिलों, कितने जिलों, 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए किया गया। सबला योजना का शुभारंभ आपका 22 जिलों में आपका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। कब? 22 फरवरी 2011 को। इसका उद्देश्य था इस योजना का 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां जो स्कूल नहीं जा सकती हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए योजना शुरू की गई आपका। अब अगला है आपका जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना। ये आपका 13 अगस्त 2012 को आरंभ की गई। अगला है आपका रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। इसका शुभारंभ आपका 9 जुलाई 2012 को किया गया। अगला आपका योजना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना। ये आपका 17 मई 2012 से लागू की गई। अगली योजना है आपका लोहिया ग्रामीण आवास योजना। ये आपका 24 मार्च 2013 को प्रारंभ की गई थी। अगला आपका योजना है हौसला पोषण योजना की शुरुआत आपका कब हुई? 15 जुलाई 2016 को की गई थी। अब अगला है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को किया गया। अगला है आपका समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया? 14 सितंबर 2012 को किया गया। अब आपका अगला है आपका नया सवेरा विकास योजना। देखिए नया सवेरा विकास योजना आपका 18 अगस्त 2012 से प्रारंभ। इस योजना के तहत ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता है। अब इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, याद रखिएगा नाम जो बदल दिया गया है, नया सवेरा विकास योजना का नाम क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना कर दिया गया है। और आपका इसमें आपका योजना के तहत ऋण रहित आपका ये ब्याज नहीं लेना है, ब्याज के बिना ब्याज के आपको ऋण प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, अगला आपका शिक्षा का अधिकार कानून आपका 2009 आपका उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 में पूर्णतः लागू हुआ। कब लागू हुआ? देखिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 जो है आपको उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा कब लागू हुआ, तो 27 जुलाई 2011 में पूरी तरीके से लागू हुआ। ठीक है, आपका अगला उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2000 से 2001 में की गई थी। क्या? शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? आपका सन 2000 से 2001 में की गई थी। आपका कौन थे उस समय मुख्यमंत्री? आपका कल्याण सिंह के कार्यकाल के समय की गई थी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006
से पंचायत मित्र योजना शुरू की गई। कब? 2 फरवरी 2006 से पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी। अगला आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ अगस्त 2004 में किया गया था। अगला आपका अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की बालिकाओं, देखिए आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवर प्रदान करने हेतु आपका 2006-07 में बालिका श्री योजना शुरू की गई थी। SC ST जो आपका बालिकाएं हैं उनको बीमा कवर प्रदान करने के लिए 2006-07 में बालिका श्री योजना शुरू की गई थी। अगला आपका समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 5 नवंबर 2014 को किया गया था। अगला आपका महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ आपका वर्ष सन 2002 से 2003 में किया गया। ठीक है। और अगला है आपका 30,000 रुपए की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आपका 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब? 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ की गई थी। इसमें आपका 30,000 रुपए की वार्षिक चिकित्सा मदद की जाती है इस योजना में। आपका अगला है BPL परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु 4 फरवरी 2009 को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में। आपका इस योजना का आपका मकसद है BPL परिवारों में जो वयस्क आपका विवाह प्रोत्साहन और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किया गया। कब? 4 फरवरी 2009 को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद कल्याण योजना। ठीक है। अगली योजना है आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका समृद्धि योजना अगस्त 1997 में प्रारंभ की गई थी। अगली योजना है आपका सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना। इस योजना को आपका 4 फरवरी 2009 को शुरू की गई। अगला है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 से संजीवनी परिवहन योजना शुरू की गई। संजीवनी परिवहन योजना क्यों शुरू की गई? आपका गांव में आपका जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपका 4 फरवरी 2009 को शुरू की गई। अगला है आपका 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं हेतु दिसंबर 2008 में सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना की शुरुआत की गई। अगला है आपका व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को नवंबर 2008 में प्रारंभ किया गया, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अगला है आपका अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का आरंभ जो है आपका 14 सितंबर 2007 को किया गया। अगला योजना है आपका 2007-08 में आदर्श नगर योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 2007-08 में। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, का शुभारंभ 10 सितंबर 2005 से किया गया था। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का औपचारिक शुभारंभ 1 मार्च 2016 को किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 1 मार्च 2016 को किया गया। अगला हम लोग अब योजना देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए ये आपका 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि PMAYG के तहत 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और आपका 29 नवंबर 2021 तक इस योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य में से 2.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है। देखिए आपका 2.95 करोड़ आवासों का लक्ष्य रखा गया है आपका, लेकिन आपका ये जो है आपका उसमें से 1.65 करोड़ आवास का निर्माण आपका पूरा किया जा चुका है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, इसके तहत अगली पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के 5,51,000 लाभार्थियों के आवासों का गृह प्रवेश चाबी वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 2021 को। ठीक है। और इस योजना के तहत इन पूर्ण आवासों की कुल लागत 6,637.72 करोड़ रुपए रही आपका। अब हम लोग अगला देखते हैं।
देखिए वर्तमान में संचालित कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें देख लेते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आपका उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। इस योजना के माध्यम से गोपालक को ऋण मुहैया करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 12 गाय का पशुपालन कर सकता है। लाभार्थी गाय या भैंस में से किसी को भी पाल सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशु दुधारू होना अनिवार्य है। पशु दुधारू होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपनी खुद का डेयरी फार्म भी खोला जा सकता है। और अगला है आपका उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना। देखिए ये आपका राज्य के गरीब नागरिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कन्या की शादी होने पर 51,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। कितना? 51,000 रुपये। और वह सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं वह उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो बीपीएल सूची से नीचे है आपका, वो आपका इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपका योजना है यूपी आवास किस्त योजना। यूपी आवास किस्त योजना, ये आपका इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ हैं, उनको किस्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो बिजली की बिल आपका देने में असमर्थ है उनके लिए है यह योजना। आपका शहरी उपभोक्ता अपना बिल 12 किस्तों के माध्यम से भर सकता है एवं ग्रामीण उपभोक्ता अपना बिल 24 किस्तों के माध्यम से भर सकता है। देखिए शहरी लोगों को आपका 12 किस्त में दिया गया भरने के लिए इसमें सुविधा, और 24 किस्त में गांव वाले भर सकते हैं इसमें आपका इस योजना के तहत आपका बिजली बिल। अगला है आपका, यहाँ पर आ जाता है आपका, देखिए आपका ये बीसी सखी योजना। देखिए इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, बीसी सखी होती हैं, आपको जागरूक वगैरह करती हैं, महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं यहाँ पर आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, यह बैंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। यह डिजिटल डिवाइस जो है खरीदने के लिए महिलाओं को 50,000 रुपये की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। अगला है आपका इसमें पॉइंट, इसके अलावा महिलाओं को 6 महीने तक प्रति माह 4,000 रुपये की धनराशि भी वेतन के रूप में प्रदान की जाएगी। जो बीसी सखियां उन्हें 4,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी आपका 6 महीने तक हर महीने। ठीक है, और आपका यूपी मिशन शक्ति अभियान देखते हैं आपका। देखिए यूपी मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश की महिला एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को जागरूक किया जाता है, जिससे कि उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी संचालन किया जाता है आपका। अगला हम लोग देखते हैं आपका, देखिए आपका अगला है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। देखिए इस योजना के माध्यम से यदि गरीब परिवारों के एकमात्र आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार के सदस्य को 30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपका अगला है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य की आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और बेटी की मां को भी 5100 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी भाई। और जब लड़की 6वीं कक्षा में जाएगी तो माता पिता को 3,000 रुपए और 8वीं कक्षा में 5,000 रुपए और कक्षा 10 में आपका 7,000 रुपए और 12वीं कक्षा में 8,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत लड़की के 21 वर्ष की आयु होने तक लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपए की कुल धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है आपका यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी भैया, तो कमेंट करिएगा आप लोग हमें। अगला आपका योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। भाई देखिए 2 सितंबर 2021 को इस योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकासखंड में एक एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के माध्यम से आपका कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा राज्य के प्रत्येक विकासखंड में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
ये आपका 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। और इस योजना का लाभ जो है उन बच्चों को प्राप्त होगा जो आपका उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनके माता या पिता विधिक अभिभावक, आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई हो, उन्हें इसकी सुविधा मिलेगी इस योजना की। आपका योजना के अंतर्गत आपका 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं पात्र होंगे। देखिए, इस योजना के तहत आपका सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भैया कितना? 4,000 रुपए। और इस योजना के तहत आपका परिवार की वार्षिक आय सीमा जो है मूलतः 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही बच्चे की मां के जीवित होने पर उन्हें निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य पात्र योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा। और इस योजना में अगला पॉइंट है आपका, देखिए, इस योजना के तहत आपका 10 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक या परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से और अपने संसाधनों से संचालित राज्य की बाल गृह में देखरेख के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा अनाथ हुए बच्चे बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, आवासीय, राजकीय बाल गृहों तथा अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपए प्रदान करेगी भाई। और इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप वितरित किया जाएगा। बच्चों की चल अचल संपत्तियों की सुरक्षा भी की जाएगी। अगला है आपका उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। देखिए, यह योजना आपका 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की भाई। और इस योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयां स्थापित करने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा योजना के तहत पात्र इकाइयों को प्लांट, मशीनरी और यंत्रों के स्थापना हेतु कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता की कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है। जीएसटी एमएसई योजना के तहत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। और आपका यह वित्तीय सहायता इकाई के कार्यरत होने के दावे के आधार पर दी जाएगी। और आपका यह योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और नई स्थापित होने वाली उन इकाइयों पर प्रभावी होगी जो कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करेगी या इस क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने की इच्छुक है। और यह योजना अधिसूचना जारी होने के 1 वर्ष पर तक प्रभावी रहेगी। ठीक है। और पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और उन्हें उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना एवं संचालन सरलीकरण अधिनियम 2020 के अंतर्गत 72 घंटे में एनओसी प्रदान की जाएगी भैया। केंद्र सरकार से संबंधित एनओसी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मोड में मदद की जाएगी। और योजना का लाभ लेने हेतु पात्र इकाई को किसी भी कॉमर्शियल बैंक या सिडबी में आवेदन करना होगा। देखिए भाई, आप लोग वीडियो शेयर करते जाएं जल्दी फटाफट। अगली योजना है आपका शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना। भाई यह योजना आपका 26 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए के आवास और परिसर मतलब एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की भाई। और आपका इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, SC ST एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी भाई। और यह योजना लाभार्थियों के लिए किराए के आवास
परिसरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू की जाएगी। भाई शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए आवास योजना। ठीक है, अगला है भाई आपका मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। देखिए, इस योजना का उद्देश्य आपका कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराना। भाई जो कि आपका ये आपका कोरोना से जो प्रभावित हुए हैं आपका ये प्रवासी श्रमिक, उनको आपका रोजगार देना इस योजना का उद्देश्य आपका। इस योजना हेतु आपका राज्य बजट आपका 2021-22 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और आपका इसके अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी। भैया कितना, 10 लाख रुपए। और वही पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक ऋण की सहायता प्रदान की जाएगी। भाई देखिए, महिलाओं को 10 लाख रुपए की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी और पुरुषों को भी 4% की ब्याज दर से 10 लाख की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है आपका मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। भाई देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना की घोषणा की गई और यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। भाई और इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। भाई मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत। वीडियो शेयर करते जाएं भाई आप लोग। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। यह योजना आपका 18 फरवरी 2020 कब 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट 2020-21 में युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ने हेतु इस योजना की घोषणा की गई। कब की गई? 18 फरवरी 2020 को। इस योजना का उद्देश्य आपका प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा MSME इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना है। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी युवाओं को आपका इस योजना के तहत। और इस योजना अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह 2500 रुपए की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में भी भैया मिलेगी। और आपका इस योजना में 2500 रुपए की राशि में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात जो है 1500:1000। देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज को, 2500 रुपए दी जाएगी भाई इसमें आपका ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण जो कर रहे हैं आपका युवाओं को 2500 रुपए में आपका केंद्र सरकार जो है कि 1500 रुपए देगी और राज्य सरकार आपका 1000 रुपए देगी। ठीक है, तो मिलाकर 2500 होगा। केंद्र सरकार यहाँ पर 1500:1000 का योगदान रहेगा केंद्र और राज्य का इस योजना में। आपका अगला योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। देखिए 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों की दुर्घटना, मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना को क्रियान्वित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। कब? 21 जनवरी 2020 को। पूर्व में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का पहले इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। अब नाम हो गया मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। भाई अब देखिए इस योजना के तहत और क्या क्या प्रावधान है। देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह खातेदार को ही प्राप्त होता था और नई योजना अंतर्गत किसान और उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होंगे। पहले यह योजना जो है सिर्फ खातेदार किसान और सह खातेदार को ही प्राप्त होता था इस योजना का लाभ। ठीक है, किसका? मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना का, दुर्घटना बीमा योजना का। अब जो है यहाँ पर आपका उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार को भी पात्र होंगे इस योजना के। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होंगे और यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो कि जिला अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाती है। और योजना के अंतर्गत आपका कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की दशा में उसके विधिक वारिसों
एवं स्वयं कृषक को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है जो खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य हों। साथ ही ऐसे भूमिहीन व्यक्ति भी जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हों वो भी पात्र होंगे। देखिए, राज्य बजट 2020-21 एवं 2021-22 में इस योजना हेतु क्रमशः 500 करोड़ रुपए एवं 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अगला है आपका मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। यह आपका 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार किया जाएगा। आपका पर्यटन विभाग आपका विधायक निधि एवं CSR निधि से प्राप्त धनराशि से चयनित स्थल का विकास होगा। ठीक है। योजना की देखभाल आपका स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंध समिति का गठन कर की जाएगी। योजना अंतर्गत कार्य संबंधित विभागों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार किए जाएंगे। राज्य बजट 2021-22 में इस योजना हेतु आपका कितना 200 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। अगला आपका योजना है पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना। देखिए, ये आपका 3 दिसंबर 2019 को आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी थी इस योजना को। आपका इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छोटे पावरलूम मतलब 0.5 अश्वशक्ति तक के प्रतिमाह 120 यूनिट और बड़े पावरलूम 1 अश्वशक्ति तक को प्रतिमाह 240 यूनिट तक 3.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भैया, छोटे पावरलूम जो है आपका 0.5 अश्वशक्ति वाले उनको आपका 120 यूनिट है जिनका की, और आपका 1 अश्वशक्ति जो कि 240 यूनिट तक है उनको आपका 3.5 रुपए यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। और आपका इसी योजना के अंतर्गत जून 2006 में बुनकरों और फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति कराए जाने की योजना शुरू की गई थी। कब? जून 2006 में बुनकरों को फ्लैट रेट पर जो है विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। अगला आपका योजना है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। देखिए, यह आपका 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने हैं तो मंजूरी प्रदान की गई। कब? 11 नवंबर 2019 को। पहले नाम था आपका इसका अंबेडकर विकास रोजगार योजना। ठीक है, क्या नाम था पहले? अंबेडकर विकास रोजगार योजना। अब जो है वर्तमान नाम जो है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, और आपका उद्देश्य इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना। ठीक है, यह योजना सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए भाई। और आपका इस योजना के अंतर्गत आपका संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST मतलब दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो, तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी आपका कम हो तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाता है। देखिए, इसके अलावा संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हो सकेगा जिनके परिवार कि समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। जो सब मिलाकर जो कमाते हैं परिवार के सदस्य उनकी आपको वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष एवं अधिकतम जो है 65 वर्ष निर्धारित की गई भैया। और आपका अन्य किसी योजना तथा मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। देखिए, इस योजना का अगर लाभ लेना है तो अन्य योजना में आप लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना में लाभ नहीं ले सकते। जैसे कि आपका मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत जो आपका ऋण का लाभ ले रहे हैं लाभार्थी, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ठीक है, अगला आपका है योजना मदरसा आधुनिकीकरण योजना। देखिए, यह योजना आपका 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार नवीनतम नाम आपका स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा, मतलब SPEM के अंतर्गत प्रदेश में आच्छादित मदरसों को केंद्रांश आपका 60 तथा 40% राज्यांश के अनुसार व्यवहार निर्धारित करने का निर्णय लिया। देखिए, इसमें आपका इस योजना के अंतर्गत आपका देखिए, पहले सबसे पहली बात, मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नया नाम जो है आपका क्या है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा, मतलब SPEM। ठीक है, नया नाम इसका मदरसा आधुनिकीकरण योजना का। और इस योजना के अंतर्गत जो है इसका धनराशि जो है 60% जो है 60:40 का अनुपात है, मतलब 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका वहन करेगी खर्चा और 40% जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट मतलब उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी इसका खर्चा। ठीक है, और पूर्व में यह योजना आपका 100% केंद्र पूर्व निर्धारित योजना थी, मतलब पूरा इससे पहले जो है इस योजना में आपका 100% का पूरा जितना खर्च था वो केंद्र सरकार वहन करती थी। ठीक है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा MVEM के अंतर्गत आच्छादित मदरसों के शिक्षकों और राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रदत्त वित्तीय सहयोग यथावत जारी रहेगा। भाई, पहले से जो सहयोग था वो जारी रहेगा। वर्तमान में प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत 7,578 मदरसे आच्छादित हैं। ठीक है, अगला आपका है उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना। देखिए, यह आपका 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इस योजना के रोड सेफ्टी घटक के अंतर्गत परिवहन विभाग, गृह पुलिस विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। कब? 20 अगस्त 2019 को ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋणों से प्रस्तावित। ठीक है, इस परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत राशि जो है 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 303.68 करोड़ रुपए है भैया। और आपका विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इस परियोजना की कुल लागत राशि जो है 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो है विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी और शेष वह राज्य सरकार वहन करेगी। मतलब 570 आपका मिलियन जो है आपका अमेरिकी डॉलर में से आपका 400 अमेरिकी डॉलर इसमें जो है आपका विश्व बैंक सहयोग करेगी। बाकी जो राशि बची मतलब 170 मिलियन डॉलर वो आपका राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आपका वहन करेगी। ठीक है, अगला है आपका मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। देखिए, आपका 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। कब? 6 अगस्त 2019 को। और इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गोवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव है, जिस पर अनुमानित व्यय 1,09,50,00,000 रुपए होगा। और आपका जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक कृषकों, पशुपालकों, अन्य व्यक्तियों को 30 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि बैंक खाते में प्रतिमाह DBT प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। भाई, अब अगला है आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना। कौन सी योजना? वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये आपका 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 60 to 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि की प्रति लाभार्थी
राशि के प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। पहले 400 रुपये राशि था, 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। आपका कौन इसके पात्र होंगे? 60 टू 79 वर्ष की आयु के जो लाभार्थी हैं वो पात्र होंगे इस पेंशन योजना का। और यह योजना आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है भाई। और इस योजना 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्यांश और 200 रुपये केंद्रांश शामिल है। मतलब आपका ये आपका देखिए 500 रुपये दिए जाएंगे, उसमें से आपका 300 रुपये जो आपका ये केंद्र सरकार देगी, 200 रुपये राज्य सरकार इसमें वहन करेगी। ठीक है, इस योजना में देखिए 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100% केंद्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। 80 वर्ष एवं जो उससे अधिक की आयु के लोग हैं उनको आपका 500 रुपये की धनराशि आपका प्रति माह प्रदान की जाएगी। वो भी आपका इसमें आपका जो है पूरा वहन केंद्र सरकार द्वारा होगा इसमें। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं भाई कन्या सुमंगला योजना। देखिए 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का संचालन जो है महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है और यह योजना 6 श्रेणियों में लागू की गई है। देखिए योजना के अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में आपका 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। 6 चरणों में कितना? 15,000 रुपये। और इस योजना का लाभ जो है किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को दिए जाने का प्रावधान है भैया। 2 बच्चियों को ही दिया जाएगा इस योजना का लाभ किसी परिवार के। ठीक है, यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं हैं तो ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा भैया। देखिए यदि किसी महिला को आपका पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला है आपका इसमें पॉइंट है इस योजना में, यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों एवं विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम जो है 2 बालिकाएं ही इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी। शेयर करते जाएं भाई वीडियो आप लोग। और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के संचालन हेतु 1200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन राज्य बजट में किया गया भैया। अगला आपका योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। यह योजना 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। और आपका इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रत्येक ब्लॉक CHC PHC में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किया गया है। और आपका 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर प्रति माह जो है 16,800 रुपये का व्यय अनुमानित है भाई। और यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित 8 आकांक्षात्मक जिलों कौन कौन से? चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच तथा श्रावस्ती और बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स मतलब सीतापुर एवं गोंडा में संचालित की गई है। जिलों का नाम आप लोग याद रखिएगा कौन कौन जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई। अगला है आपका योजना सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना भैया। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद मतलब ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ODOP में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयव जैसे कच्चा माल, डिजाइन हो गया, आपका उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार हो गया, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण तथा पैकेजिंग आदि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी भैया। और आपका ये सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं देखभाल का कार्य SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा किया जा रहा है। समान सुविधा केंद्रों की स्थापना है तो 15 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ली जा सकती हैं जिसकी लागत का 10% SPV तथा शेष राशि राज्य
वहन करती है। 10% जो है आपका SPV और 90% जो शेष है आपका राज्य वहन करती है। अगला है योजना आपका मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। देखिए इस योजना का उद्देश्य है राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, और आपका बीमित व्यक्ति की रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, छिपकली काटने से मरना, सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, कुत्ता काटने, किसी भी जंगली जानवर के काटने तथा आक्रमण से जलना, डूबना, बाढ़ से बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना, विषाक्तता, भूकंप और आकाशीय बिजली से दुर्घटना आदि इसके तहत आपका शामिल है। आपका मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। आपका इसके अलावा इस योजना के तहत आपका ऐसे मुखिया रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है, जो खातेदार सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज है या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 75,000 से कम है, वो भी योजना के पात्र होंगे भाई। ठीक है। पात्र मुखिया रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा। पात्र मुखिया रोटी अर्जन एवं स्वयं तथा परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त तथा जरूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग भी लगाए जाने का प्रावधान है भैया। और आपका पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय कम से कम 10 बेड वाले में 25,000 तक के प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा है, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। ये जो 25,000 जो वहन किया जाएगा बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। ठीक है। BPL परिवार को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी योजना के पात्र होंगे। देखिए BPL परिवार को आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा भैया, ये भी योजना के पात्र होंगे। संबंधित बीमा कंपनियां कौन कौन सी होंगी इसमें? आपका द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया भैया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये आपका 4 कंपनी हो गई आपका योजना के पात्र होंगे। आप संबंधित कंपनियां, संबंधित बीमा कंपनियां हैं आपका, जिसके तहत आप लोग लाभ ले सकते हैं। देखिए आपका अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भैया। वीडियो को शेयर करते हैं फटाफट। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपका ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई भाई। देखिए योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियां उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तक सेवा क्षेत्र की इकाई जैसे कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस आदि खोलने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं भाई। देखिए योजना के लाभ हेतु आवेदक की पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो हाई स्कूल उत्तीर्ण के साथ किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था और आपका इसके अलावा सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए भाई। इसके अलावा ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला योजना भाई आपका मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। देखिए आपको 29 मई 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आपका प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आपका पहले कितनी धनराशि थी? 5 लाख रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया गया भैया? बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि जो है 10 लाख कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। ठीक है। बढ़ी हुई जो है आपका बीमा की राशि 27 अक्टूबर 2017 से प्रभावी की गई है। ठीक है। और आपका गंतव्य है कि 1 सितंबर सन 2000 से प्रदेश में प्रारंभ आपका जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम आपका 30 जून 2016 से परिवर्तित कर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। पहले इसका नाम था आपका प्रारंभ जोखिम बीमा दुर्घटना, पहले इसका नाम था प्रारंभ नाम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था। ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। ठीक है। योजना के अंतर्गत आपका दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उनके परिवार को बीमा राशि आपका प्रदान की जाएगी।
अगली योजना है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना। देखिए उद्देश्य है आपका इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों के शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना। देखिए इस योजना के तहत आपको उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता प्रदान की जाएगी भैया। और आपका योजना के तहत आपका स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज उपादान का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। इसके अंतर्गत खनिज, वन, कृषि, खाद्य, बहुलक रसायन, इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित है। और राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आपका युवाओं के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया है, याद रखिएगा भैया। और आपका आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST पिछड़ा वर्ग और इसके अलावा अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक को जिला योजना के अंतर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है भाई। अगला योजना है आपका मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। देखिए यह योजना आपका 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया। कहां पर? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में योजना का शुभारंभ किया। कब? 24 जनवरी 2018 को। यह आपका उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश दिवस। उस अवसर पर किया इसका शुभारंभ इस योजना का, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का। देखिए इस योजना के तहत आपका प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय क्षेत्र जो है आपका पर स्थित अपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर अंतर्राज्यीय जो सीमा टच कर रहे हैं, जो आपका गांव है, उनका आपका सर्वांगीण विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। और इस योजना के तहत वनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले गांव का स्थायी और समेकित विकास किया जाएगा। और इस योजना का क्रियान्वयन जो है ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। और योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाता है भैया इस योजना के तहत। और यदि इनके ग्राम संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो इनके पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रावधान है भाई इस योजना के तहत, ठीक है। और आपका इन मार्गों का नाम क्या होगा? गौरव पथ होगा। जो पक्की सड़क जोड़े जाएंगे पक्की सड़क से, तो इन मार्ग का नाम होगा गौरव पथ होगा। और इस ग्रामों में तोरण द्वारा तथा शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अगला आपका योजना है मुख्यमंत्री, वीडियो को शेयर करते जाएं भाई आप लोग फटाफट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई भैया। और आपका यह योजना प्रदेश के गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित है यह योजना, ठीक है। और इसके अलावा पात्र कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो और इनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे हो, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो है आपका कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ऐसी शासकीय, अर्धशासकीय एवं शैक्षिक संस्थाएं मतलब NGO अधिकृत होंगी जिन्हें जिला अधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा भैया। ये जगह होंगी, ठीक है। और आपका इस योजना में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल होंगी। और इस योजना में सरकार प्रति जोड़े पर मौजूदा समय में 51,000 रुपए की धनराशि व्यय कर रही है। देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो है आपका वर्तमान समय में आपका सरकार जो है प्रति जोड़ा पर 51,000 रुपए व्यय कर रही है, धनराशि व्यय कर रही है। और विवाह के लिए महिला की उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष होनी चाहिए, निर्धारित है, ठीक है। और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आपका न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। देखिए न्यूनतम कम से कम 10 जोड़े होंगे तभी आपका सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला योजना है आपका उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017 से 2022, ठीक है। ये आपका 13 दिसंबर 2017 को आपका
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना को आगामी 5 वर्षों मतलब 2017 से 2022 के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 7 नवंबर 2017 से आपका 6 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। कब से कब तक याद रखिएगा भैया, यह योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक मतलब 5 साल तक लागू रहेगी। और योजना के तहत आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातकों को मंडी शुल्क एवं विकास सेस पर छूट प्रदत्त होगी। और आपका इसके अलावा देखिए, बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक जो है 45% रखा गया है। और नॉन बासमती चावल निर्यात के संदर्भ में निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक जो है 50% निर्धारित है। देखिए यहाँ पर आपका बासमती चावल का निर्यात सिद्ध करने तो धान से चावल की रिकवरी न्यूनतम मानक जो है आपका 45% रखा गया है धान से चावल की रिकवरी के लिए। और आपका बासमती के लिए कितना है 45%, सीधी सी बात है, बासमती के लिए 45%, नॉन बासमती के लिए 50% है। ठीक है, 5% बढ़ा देंगे नॉन बासमती के लिए। और आपका प्रत्यक्ष निर्यातकों को एपीडा मतलब भारत सरकार की संस्था में कराए गए पंजीकरण को मान्यता प्रदान की जाएगी। उन्हें प्रदेश में पृथक रूप से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। अप्रत्यक्ष निर्यातकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्यातक यदि किसान या किसान उत्पादक संघ से क्रय करता है तो उसे 2.5% की छूट एवं आढ़तियों के माध्यम से क्रय करता है तो 2% की छूट प्रदत्त होगी भाई। चावल निर्माता निर्यातकों को निर्यात में आने वाली व्यवहारिक कृषि विदेश व्यापार की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है जो समय समय पर बैठक कर कठिनाइयों का निवारण करेंगे। ठीक है, देखिए अगला आपका योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2019-20 एवं आगामी वर्षों के लिए खरीफ एवं रबी के मौसम में लागू करने का निर्णय लिया गया। और आपका यह योजना इस अवधि में खरीफ फसलों एवं रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गई है। योजना के तहत आपका प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण सुनिश्चित क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र में जो है आपका अधिसूचित फसल की बुआई न कर पाने, असफल बुआई की स्थिति, फसल बुआई में कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थिति तथा फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों में खेत में कटी हुई फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, और इस योजना में अधिसूचित फसल के उत्पादक फसली ऋण लेने वाले सभी ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है। और इसके अलावा आपका फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत आपका बीमित राशि के रूप में निर्धारित होती है। आपका खाद्य फसलों, अनाज व दलहन तिलहन हेतु कृषक द्वारा वाहित प्रीमियम अंश को खरीफ फसलें हेतु बीमित राशि के 2% तथा रबी फसलों हेतु 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो तक सीमित रखा गया है। ठीक है, खरीफ एवं रबी की वार्षिक नकदी फसलें, वार्षिक औद्यानिकी फसलों के लिए कृषक द्वारा वाहित प्रीमियम अंश को बीमित राशि के 5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो तक सीमित रखा गया है। कृषकों द्वारा वाहित प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर्गत की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केंद्र व राज्य सरकार बराबर भैया वहन करेगी। मतलब 50% 50-50 वहन करेंगे, इसमें दोनों बराबर। इसके अलावा आपका भाई फसल की बुआई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति का आकलन बीमा इकाई स्तर पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आकलित किया जाता है। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि बैंक खाते में जमा कराई जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है, याद रखिएगा। अगला है आपका योजना
एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, यह आपका सेवा आपका 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। कब? 13 अप्रैल 2017 को। यह सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित हैं, मतलब जितनी भी इमरजेंसी फैसिलिटीज हैं सारी सुविधाएं इसमें हैं। और इन एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेटर, मल्टी पैरा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, फीडर, डॉपलर जैसे विशिष्ट उपकरण लगे हैं। ये सभी एम्बुलेंस आपका केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत उपलब्ध कराई है भैया। और इन एम्बुलेंसों को GPS सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है और GVK-EMRI के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही थी, जिसे मई 2021 में जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस सेवा का फ़ोन नंबर कितना है भाई? 108 है। 108 पे कॉल करिए, एम्बुलेंस की ये वाली सुविधा मिलेगी जो आपका पात्र हैं। देखिए, इस योजना का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर लखनऊ में स्थापित है भैया। इस योजना का इमरजेंसी सेंटर कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। 108 पे आप डायल कर सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी सेवा के लिए। और आपका लखनऊ में आपका रिस्पांस सेंटर है इमरजेंसी का, यहाँ से संचालित होता है लखनऊ से। अगला है आपका योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। देखिए, ये आपका 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई बैठक में राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना आपका शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना आपका वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं अभी, जिसमें से इसमें आपका इस योजना में आपका 7 जनपदों को छोड़ दिया गया है। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपद को छोड़ा गया है आपका, और 68 जनपदों में संचालित की जा रही है यह योजना। ठीक है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत आपका चयनित परियोजना क्षेत्र के सभी कृषक एवं कृषक मजदूर लाभार्थी होते हैं भाई। परियोजना जलसमेट क्षेत्र के आधार पर चयनित की जाती है। आपका परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां लघु सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति जनजाति, SC/ST कृषकों एवं भू आवंटी की अधिकता हो। ठीक है, परियोजना के अंतर्गत आपका सामुदायिक प्रकृति से संबंधित कार्य यथा बांध निर्माण हो गया, आपका सुरक्षित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण आदि में यदि सामान्य कृषकों की भूमि शामिल है तो लाभार्थी के रूप में उन्हें भी सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है। इसमें अगर आपका बांध वगैरह जो है आपका और सुरक्षित जल निकासी नाले में अगर आपका कृषकों की भूमि भी शामिल हो रही है, ली जा रही है, तो उसमें आपका लाभार्थी के रूप में कृषक को भी शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक है, अब आपका इसके अलावा चयनित परियोजना क्षेत्र के 100% अनुदान पर बीहड़, बंजर भूमि सुधार तथा जल भराव क्षेत्र का उपचार मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, परियोजना क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कृषि वानिकी उद्यानीकरण के साथ साथ उपचारित क्षेत्र में 50% अनुदान पर फसलोत्पादन कार्य भी संपादित किए जाते हैं भाई। और आपका योजना के अंतर्गत जो है आपका विभिन्न वर्षों वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 एवं 2020-21 एवं 2021-22 में कुल आपका 477.33 करोड़ रुपए, मतलब 433.20 करोड़ रुपए राज्य सेक्टर से, 9 करोड़ रुपए मनरेगा से एवं 35.13 करोड़ रुपए जो है कृषक अंश। देखिए, 477 करोड़ रुपए आपका टोटल हुआ, इसमें आपका 433 करोड़ रुपए जो है आपका राज्य सेक्टर से होगा आपका, और 9 करोड़ रुपए जो है आपका मनरेगा, और बाकी जो बचा आपका 35.13 करोड़ रुपए जो है आपका कृषक अंश के व्यय से आपका 1,71,186 लाख हेक्टेयर समस्याग्रस्त भूमि का उपचार किया जाना लक्षित है भाई। और यह योजना आपका संचालित होने से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि होगी भैया। कौन सी योजना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ठीक है, आपका अगली योजना है बाण सागर नगर परियोजना है। ठीक है भाई,
बाढ़ सागर नहर परियोजना। देखिए ये आपका 15 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद मिर्जापुर, कहाँ से शुरू हुई भैया? तो उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर से शुरू। मिर्जापुर में 4008 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया था। कब? 15 जुलाई 2018 को। और इन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत आपका बाढ़ सागर नहर परियोजना एवं चुनार में गंगा नदी पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी शामिल है। आपका 4008 करोड़ रुपए की परियोजना है। कहाँ से? आपका जनपद मिर्जापुर में आपका इस परियोजनाओं को लोकार्पण किया, शिलान्यास कब? 15 जुलाई 2015 को। ठीक है भाई, तो आपका 15 जुलाई 2018 को। ठीक है, अगला आपका विकलांगों के लिए आरक्षण में वृद्धि। देखिए आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका 15 जुलाई 2018 को लिए गए एक मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2018 जारी करने का निर्णय लिया। ठीक है, और आपका इस निर्णय में भारत सरकार के निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं आपका निःशक्तता को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। गंतव्य है कि इसके पूर्व आरक्षण 3% तथा निःशक्तता की 3 श्रेणियां थे। पहले आपका 3% आपका पूर्व में 3% था आरक्षण और निःशक्तता की श्रेणी 3 थी। ठीक है, अब आरक्षण जो है आपका 4% है और निःशक्तता की श्रेणी 5% है वर्तमान समय में। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, आंकड़े को आप लोग। समन्वित कृषि प्रणाली, ये आपका 3 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में एक संपद में समन्वित कृषि प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और यह प्रणाली प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान मतलब ICRIST द्वारा विकसित की जाएगी। इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मौसम की जानकारी जैसे आधारभूत आंकड़ों पर ही कृषि का निर्धारण करते हुए कृषकों के खेत पर समन्वित कृषि प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। भाई अगला है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, इसके बारे में देखते हैं भाई। आपका 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मिर्जापुर जिले के विजयपुर गांव में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। देखिए भाई, ये आपका संयुक्त रूप से लोकार्पण किया आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आपका कब आपका लोकार्पण किया सौर ऊर्जा संयंत्र का? 12 मार्च 2018 को। किस जगह पर किया? याद रखिएगा, जगह का नाम मिर्जापुर जिले के विजयपुर गाँव में। ठीक है, स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का आपका लोकार्पण किया। यह प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है भैया, और आपका इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 75 मेगावाट है। याद रखिएगा, कितना मेगावाट पूछा जाए कोई क्वेश्चन में तो 75 मेगावाट बताएंगे आप लोग। और आपका फ्रांसीसी फर्म ENGIE द्वारा यह संयंत्र लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत राशि से निर्मित किया जा रहा है। कितने? 500 करोड़ रुपए की लागत राशि से आपका निर्मित की जा रही है। और आपका फ्रांसीसी फर्म ENGIE, ठीक है, के सहयोग से। आपका अगला है देखिए आपका उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, ये जो नीति है आपका उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017, इसका उद्देश्य क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं भैया। तो इसका उद्देश्य है भाई यहाँ पर निजी क्षेत्र की आपका भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, निवेश के अवसर प्रदान करना, इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल एवं सस्ती बिजली हेतु सहायता प्रदान करना, शोध एवं विकास, नवोन्मेष तथा कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा वर्ष 2022 तक 8% के सौर नवीकरणीय खरीद बाध्यता लक्ष्य को प्राप्त करना है। और कुल विद्युत खपत का 8% जो है सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है भाई। और आपका राज्य में बंजर भूमि का उपयोग कर एकीकृत सोलर पार्क की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सोलर पार्क न्यूनतम जो है 100 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए जाएंगे। कितना? 100 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए जाएंगे आपका सोलर पार्क कितने? 100 मेगावाट क्षमता के। और आपका चिन्हित नहरों एवं सार्वजनिक
स्थानों पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा नेट मीटरिंग के तहत आपका निजी आवासों पर भी परियोजना स्थापित की जाएंगी। और आपका ये जो है, इसके अलावा भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार 15,000 रुपये प्रति किलोवाट तथा अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता अनुदान देगी। और आपका उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण मतलब UPNEDA मतलब इसका नोडल एजेंसी है आपका, ठीक है, आपका सौर नीति का। अगला आपका हम लोग का है योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन रोकना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। और सभी वर्गों के लाभार्थियों को बैंक द्वारा प्रदत्त पूंजीगत ऋण पर 50% अधिकतम मतलब 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और आपका ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों है तो 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और योजना का लाभ जो है 18 से 50 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्राप्त होगा भाई। और आपका 15 लाख रुपए से ऊपर की परियोजना है तो हाई स्कूल पास होना जरूरी है इसके लिए। और आपका लाभार्थियों को 7 दिन के उद्यमिता प्रशिक्षण का प्रावधान है, 7 दिन आपको जो है कि ट्रेनिंग दी जाएगी आपका। और आपका इस योजना है तो नोडल एजेंसी जो है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है। इसका नोडल एजेंसी कौन सा है इस योजना का? आपका उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है। किस योजना का? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना का। अगला हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका 181 ये एक हेल्पलाइन है। 181 महिला हेल्पलाइन के रेस्क्यू वाहनों का फ्लैग ऑफ तथा मुखबिर योजना का शुभारंभ ठीक है, ये आपका कब किया गया? 25 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। आपका 181 याद रखिएगा, हेल्पलाइन नंबर 181 महिला हेल्पलाइन के 64 रेस्क्यू वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। 64 कितने? 64 याद रखिए, कितने वाहनों को? 64 रेस्क्यू वाहनों को फ्लैग ऑफ किया तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुखबिर योजना का शुभारंभ किया। कौन सी योजना भैया? कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सी योजना? मुखबिर योजना का शुभारंभ किया। कब किया भैया? 24 जून 2017 को किया। देखिए, राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन किया जा रहा है। और आपका मुखबिर योजना के माध्यम से आपका मुखबिर योजना जो है इसके माध्यम से भ्रूण हत्या के विषय में जनता से गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएगी भैया इसमें। और आपका इस सूचना के आधार पर लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग की भ्रूण हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। और आपका गोपनीय सूचनादाता को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा साथ ही सूचनादाता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अगली योजना है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मनरेगा। ये क्या 2 प्रश्न इससे हर बार यूपी लेखपाल एग्जाम में पूछा गया भैया। तो मनरेगा योजना का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। कितने दिनों का? 100 दिनों का, जो कार्य करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में मनरेगा आपका कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 से लागू है, याद रखिएगा डेट और ईयर को। और केंद्र सरकार अकुशल श्रम में 100% योगदान देती है। अगर पूछा जाए प्रश्न में मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार अकुशल श्रम में कितना योगदान देती है, तो पूरा 100% बताइएगा योगदान देती है, ठीक है। और वहीं आपका सामग्री अंश में केंद्र एवं राज्य सरकार का क्रमशः आपका अनुदान कितना है? आपका देखिए सामग्री अंश में कितना है? 75% आपका केंद्र वहन करती है और 25% जो है राज्य सरकार वहन करती है आपका सामग्री अंश में। और अकुशल श्रम में पूरा आपका 100% केंद्र वहन करती है मनरेगा योजना के तहत, याद रखिएगा। और आपका मनरेगा के अनुसार लागत के अनुसार कम से कम 50% कार्य जो है ग्राम पंचायतों के माध्यम से आपका क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2014 से प्रदेश में EFMS प्रणाली लागू की गई है। मतलब उत्तर प्रदेश में आपका मनरेगा योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2014 से उत्तर प्रदेश में EFMS प्रणाली लागू की गई। EFMS प्रणाली क्या है भैया? EFMS प्रणाली का विस्तार, ये फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और आपका कभी कभी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भाई। तो इस प्रणाली के द्वारा आपका EFMS प्रणाली के द्वारा जो है आपका
कार्यदायी संस्थाओं को राज्य रोजगार गारंटी निधि से जोड़ा गया है। मतलब कार्यदायी संस्थाएं कौन कौन सी है? कार्य संस्थाएं आपका ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें हैं, जिला पंचायत एवं अन्य लाइन विभाग हैं, आपका ये कार्यदायी संस्थाएं इस योजना के तहत। अगला है आपका योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 से उत्तर प्रदेश में लागू है। कब से है? वर्ष 2011 से उत्तर प्रदेश में लागू है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संस्था का गठन किया गया है और यह संस्थान जो है यह संस्था आपका ग्राम विकास विभाग के संरक्षण में एक स्वायत्त संस्था है। ये आपका 1 अप्रैल 2013 से पहले से चल रही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित कर पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। 1 अप्रैल 2013 से आपका जो है पहले से चल रही आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित कर पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में, पहले आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम था इसका, उसका पुनर्गठन कर दिया गया आपका ये क्या नाम कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपका NRLM कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला पॉइंट है इस योजना में आपका, इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य आपका गरीब ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाकर उन्हें सतत आजीविका के अवसरों से जोड़ना है और इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के समस्त विकास खंडों में 1.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों के 9.8 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना है और इन समूहों के माध्यम से जो है आपका स्वतः रोजगार के अवसर देकर गरीबी के स्तर को अत्यंत कम करना है। ठीक है, और इस योजना में गठित होने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों में कम से कम 50% जो है SC ST, 20% आपका अल्पसंख्यक और 2-3% आपका दिव्यांग लाभार्थियों की भागीदारी निश्चित करने का प्रावधान है। और आपका आजीविका मिशन ने कौशल उन्नयन तथा नियोजन हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ साझेदारी की। देखिए, आजीविका मिशन ने आपका कौशल उन्नयन तथा नियोजन हेतु किसके साथ साझेदारी की? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ साझेदारी करी है। अगला आपका है कार्यक्रम आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। देखिए, इस योजना का लक्ष्य जो है आपका ग्रामीण भारत में सभी के लिए सभी समय हर समय आपका सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है इस योजना का लक्ष्य। और आपका भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 से 2022 हेतु ग्रामीण पेयजल संकट के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया गया है। इस स्ट्रेटेजिक प्लान के लक्ष्य क्या क्या है भाई, ये देखते हैं हम लोग। देखिए, इसका लक्ष्य है वर्ष 2022 तक ग्रामीण व्यक्ति को उनके घर तक या घर से अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के आधार पर बिना किसी आर्थिक या सामाजिक भेदभाव के पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 50 मीटर दूरी पर जो है आपका ग्रामीण व्यक्ति और उनके घर तक जो है आपका घर से अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक जो है 70 लीटर आपका हर व्यक्ति को प्रतिदिन मानक के आधार पर जो है आर्थिक और सामाजिक भेदभाव किए बिना पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है आपका इस योजना का आपका लक्ष्य है। ठीक है, और इसके अलावा आपका राज्य अपने स्तर से अधिक मात्रा में आपूर्ति के मानक तथा 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी निर्धारित कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी यहाँ पर। अब अगला हम लोग देखते हैं आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भाई, वीडियो को आप लोग जितना जल्दी हो सके शेयर करते जाएं, फटाफट शेयर करते जाएं वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करते जाएं वीडियो को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 25 दिसंबर सन 2000 से पूरे देश में लागू की गई। आपका इस योजना के अंतर्गत 500 से अधिक आपका जनसंख्या वाले गैर संपर्क मार्ग वाले गांव को सभी मौसमों में चलने वाली पक्की सड़क से जोड़ा जाना है। देखिए, इस योजना के तहत जो है आपका 500 से अधिक जो जनसंख्या वाले जहां पर सड़क वगैरह नहीं है उनको सभी मौसमों के लिए आपका जो हर मौसम में काम आ सके ऐसी सड़कें वहां पक्की सड़कें बनानी है वहां पर। ठीक है, आपका वर्ष 2013-14 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन परिवर्तित स्वरूप में परिवर्तन किए जाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। आपका PMGSY 2 मतलब 1 मई 2013 को शुरू किया गया आपका। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का
दूसरा आपका जो है आपका सेकंड सीजन जो है 1 मई 2013 को शुरू किया गया था। आपका पूरा होने के पश्चात इसके तीसरे चरण, ठीक है, इसके तीसरे चरण 18 दिसंबर 2019 को शुरुआत की गई। देखिए पहला आपका यहाँ पर था 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। दूसरा चरण जो है आपका इसका 1 मई 2013 को शुरू किया गया। तीसरा चरण आपका जो है 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब यह योजना आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के नाम से जानी जाती है भैया। अब इस योजना का वर्तमान नाम क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3, मतलब आपका तीसरा चरण है, चल रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण चल रहा है, तो तीसरा चरण चल रहा है भैया। तो शुरुआत कब हुई थी तीसरी चरण की? 18 दिसंबर 2019 को हुई थी शुरुआत, ठीक है। अब आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है सेकंड जो है PMGSY सेकंड के क्रियान्वयन में वित्तीय सहभागिता राज्य सरकार की 25% तथा भारत सरकार की 75% थी, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण में आपका 75% आपका केंद्र सरकार वहन कर रही है की थी आपका, और आपको 25% राज्य सरकार, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी योजना आपका अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY। देखिए इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम जो है 22% आपका लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के होंगे, कितने? 22%, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व अन्य योजना या विभाग से प्रशिक्षित प्राप्त हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों के लाभार्थियों के लिए प्रति इकाई लागत जो है आपका 33% या अधिकतम 10,000 रुपए तक राज्य की सहायता शासकीय अनुदान की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा अन्य लाभार्थियों के लिए आपको 25% या अधिकतम जो है आपका रुपए 7,500 तक राज्य की सहायता या शासकीय अनुदान की सुविधा हो जाती है, ठीक है। अगला आपका योजना है आपका वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए ये आपको उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना मतलब प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। योजना के तहत आपका योजना के तहत सरकार द्वारा आपका 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उपचार हेतु अधिकतम 30,000 रुपए की चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। और इस योजना का लाभ जो है BPL श्रेणियों तथा अन्य लक्षित वर्ग के चयनित परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को ही प्राप्त होगा भैया, जो BPL श्रेणी के जो हैं, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक जो हैं। यदि परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक है तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के इलाज हेतु 30,000 रुपए की धनराशि अलग से उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अगला योजना हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए यह आपका कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करने तथा हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से आपका यह योजना 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति मतलब CCEA ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को स्वीकृति प्रदान की। कब? 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वर्तमान में आपका संचालित योजनाओं यथा जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIPB, भूमि संसाधन विभाग के समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWMP तथा कृषि एवं सहभागिता विभाग के खेत पर जल प्रबंधन OFWM को मिला दिया गया है, ठीक है। इस योजना है तो आपका वित्त वर्ष जो है 2021-22 में 11,588 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और योजना में केंद्र राज्य व्यय अनुपात जो है 75-25, जबकि विशेष राज्यों के संदर्भ में आपका 90-10 का अनुपात है। मतलब आपका केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? 75-25 का है आपका केंद्र राज्य व्यय अनुपात आपका, और जबकि विशेष राज्यों के संबंध में 90-10 का है। केंद्र आपका जो है राज्य अनुपात आपका 75% केंद्र वहन करेगी, 25% राज्य, और विशेष राज्यों के संदर्भ में यह 90% खर्च जो है केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। भाई वीडियो को शेयर करते जाएं, शेयर लाइक करते जाएं जितना हो सके, ताकि दोस्तों को भी आपको फायदा मिलता रहे। फटाफट शेयर करते जाएं। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। देखिए यह आपका योजना जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
खेत की मिट्टी की सेहत, जाहिर सी बात है योजना के नाम से लग रहा है, खेत की मिट्टी की सेहत की जांच के लिए यह योजना आपका 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। देखिए पूछा जाए किस जगह से शुभारंभ किया गया, तो राजस्थान के सूरतगढ़ में। कब किया गया शुभारंभ? 19 फरवरी 2015 को आपका, ठीक है। और आपका केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य की जांच कराते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो वस्तुतः एक ऐसा कार्ड है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य की जो है वर्तमान स्थिति के बारे में सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। देखिए मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका क्या है कि फसल भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, यहाँ पर किसानों को फिर फायदा होगा। ये सब चीजें हैं यहाँ पर। अगला है आपका स्कीम है आपका ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, ठीक है। यह आपका 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम की प्रायोगिक परियोजना मतलब पायलट का शुभारंभ किया गया। पायलट किसे बोला जाता है? पायलट प्रोजेक्ट। ये आपका प्रयोग किया जाता है उस योजना को उस समय, तो ये आपका प्रायोगिक योजना के तौर पर शुरू किया गया, तो उसे पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो ये आपका 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया, ठीक है। ई नाम जो है वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो निवर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों APMC की मंडियों को स्वीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करता है, ठीक है। अगला है आपका योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। भैया ये आपका कृषि की संवेदनशीलता तथा इसकी विशेष आवश्यकताओं के आलोक में किसानों को संस्थागत स्रोतों मतलब बैंकों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में आसानी से तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1998-99 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड KCC नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री कौन थे इस समय? यशवंत सिंह ने। कब? 1998-99 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की थी। आपका देखिए आपका RV गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर आधारित इस योजना को अगस्त 1998 में प्रारंभ किया गया। भाई तो देखिए कब प्रारंभ किया गया? अगस्त 1998 में प्रारंभ किया गया। इस योजना को किस कमेटी की अनुशंसा पर? याद रखिएगा RV गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर। और इस योजना के अंतर्गत जो है आपका पारदर्शी प्रणाली के जरिए किसानों की अधिकतम साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। इस साख सीमा के भीतर किसान वर्ष भर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है धन निकाल सकता है। किसान द्वारा जितना धन निकाला जाएगा केवल उसी पर उसे ब्याज का भुगतान करना होगा। जितना धन निकालेंगे किसान केवल उसी पर उन्हें ब्याज का भुगतान करना होगा। आवश्यकता अनुसार इन्हें जो है आपका किसानों को आपका साख ये ऋण उपलब्ध कराने की एक तरह से एक बहुत अच्छी योजना है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कब शुरू की गई? 1998-99 के दौरान शुरू की गई, याद रखिएगा। वीडियो को शेयर करते जाएं फटाफट। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% जो है आपका ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 मतलब 67% आबादी को कवर करने का प्रावधान है। देखिए इस अधिनियम किस अधिनियम? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आपका ग्रामीण आबादी कितना? 75% और शहरी आबादी जो है आपको 50% को कवर करने का प्रावधान है भैया, मतलब 2/3 67%, ठीक है। और यह अधिनियम जो है आपका देश के नागरिकों को भोजन की कानूनी गारंटी प्रदान करता है भैया, ठीक है। और आपका अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को 3 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए प्रति किलोग्राम की सहायकी मतलब सब्सिडी कीमत पर क्रमशः चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाएगी। देखिए हर महीने जो पात्र परिवार है मतलब उनके एक प्रति व्यक्ति को आपका चावल कितना? 3 रुपए किलो, गेहूं जो है 2 रुपए किलो और मोटे अनाज जो है 1 रुपए किलो। आपका ये सब चीजें तीनों चीजें 5-5 किलो दी जाएंगी प्रति माह। आपका जो है इतनी चीजें आपको दी जाएंगी, परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाएगी परिवार के, ठीक है। और आपका इस अधिनियम के तहत अधिनियम में आपका 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं का नाम मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। देखे होंगे आपका मुखिया के तौर पर महिला का नाम नामित रहता है आपका राशन कार्ड में। और यदि ऐसा नहीं है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य, अगर ऐसा नहीं है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया के तौर पर नामांकन करने का प्रावधान है, ठीक है। और ये आपका
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित पौष्टिक मानकों के अनुरूप भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। और आपका गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक भोजन के अतिरिक्त न्यूनतम 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है भैया। आपका ये गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और या फिर गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक आपका भोजन के अतिरिक्त जो है उन्हें आपका 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। अगला है आपका मिशन आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। भैया काफी इंपॉर्टेंट है।